मैं निकल रहा था, इधर मेट्रो पहुंचने वाला था तो सोचा कि एक बार आपसे भी मिल के जाऊं। हाँ गुरुदेव, मैं तो इधर आ गया था यहाँ पर, बहुत दूर आ गया हूँ। तो सर कल मिल लेते ना सर अपन। मैं निकल रहा था थोड़ा सा, बस ये था। अरे आप यार बता दो, मुझे ये तो आपकी लोकेशन भेज दो, मैं वहां पहुंच जाता हूँ। गुरुदेव मैं तो बहुत ही बाहर आ गया हूँ। ये स्टूडेंट तो यार क्यों आपस में इस गैप को बढ़ा के लड़नी तो लड़कों की लड़ाई थी और अपनी लड़ाई क्यों बना रहे हैं इस चीज को? चलो, आप कौन कौन आ रहे हैं? आप बताओगे मुझे जो आप चाहो। वैसे मैं आपको अकेला आना तो मैं अकेला आ जाता हूँ। आप कहोगे कि अगर कपिल जी को साथ में लाऊं या कोई और है उन्हें साथ में लेकर आऊं तो मैं आ जाता हूँ। जय हिंद साथियों। सेना भर्ती एग्जाम कराने और सेना भर्ती रैली शुरू कराने के लिए दिल्ली में 5 अप्रैल से आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में देश के विभिन्न राज्यों से काफ़ी संख्या में युवा दिल्ली पहुंचे, क्योंकि उन्हें इस आंदोलन से एक बड़ी उम्मीद थी कि शायद इस आंदोलन से एग्जाम और सेना भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एकेडमी संचालकों ने भी इसको लेकर बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन इन तमाम वादों की पोल जल्द ही खुल गई और इनके सभी दावे भी झूठे साबित हुए। जो एकेडमी संचालक युवाओं के हमदर्द बनने का दिखावा कर रहे थे, उनका असली चेहरा जल्द ही सामने आ गया। ये एकेडमी संचालक कह रहे थे कि जब तक सेना भर्ती रैली और एग्जाम को लेकर आधिकारिक तौर पर सेना की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दिया जाता है, तब तक वो सभी दिल्ली में रहकर ही आंदोलन करेंगे। लेकिन जैसे ही पहले दिन 5 अप्रैल को आंदोलन की शुरुआत हुई तो कुछ ही देर बाद यह आंदोलन बिखरा हुआ दिखाई देने लगा और शाम होने से पहले ही यह आंदोलन पहले ही दिन खत्म होने की कगार तक पहुंच गया। साथियों, सारी चीज़ें डिटेल से बता पाना एक वीडियो में संभव नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में हम इस पूरे घटनाक्रम को आपको डिटेल से बताएंगे ताकि आप सही गलत की पहचान कर सकें। आंदोलन के पहले दिन यानी 5 अप्रैल की बात करें तो शाम होते होते काफ़ी बच्चे अपने घरों के लिए रवाना भी हो गए, क्योंकि उनके लिए न तो वहाँ रुकने की व्यवस्था थी और न ही खाने पीने की। हम उन युवाओं की बात कर रहे हैं जिन्हें जंतर मंतर पर बुलाया गया था। हम यहाँ उन युवाओं की बात नहीं कर रहे जिन्हें मुखर्जी नगर बुलाया गया था, क्योंकि मुखर्जी नगर पर तो वहाँ युवाओं के लिए खाने पीने और ठहरने के भी इंतजाम किए गए थे। इसके बाद देर शाम होते ही कुछ एकेडमी संचालक मुखर्जी नगर पहुंच गए, तो बाकी जो दूसरे ग्रुप में एकेडमी संचालक बटे हुए थे वो उन्होंने जहाँ जहाँ होटलों में कमरे लिए हुए थे वो वहाँ पहुँच गए। इसके बाद मैंने देखा कि जिस आंदोलन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तो एक दिन में ही खत्म हो गया। माहौल ऐसा हो गया कि ये एकेडमी संचालक मानो वहाँ युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने नहीं गए थे, बल्कि वो तो एक दूसरे से आपस की लड़ाई लड़ने पहुंचे हैं। सभी एकेडमी संचालक अपने अपने प्रचार में जुटे थे। माइक को लेकर भी खूब जद्दोजहद थी, जिससे साफ दिख रहा था कि आंदोलन चले या ना चले इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, पर उनकी एकेडमी के नंबर बढ़ने चाहिए। और यह सब उन युवाओं को भी साफ साफ दिख रहा था कि एकेडमी संचालक यहाँ सिर्फ अपने फायदे के लिए पहुँचे हैं। देखिए, मैं सभी एकेडमी संचालकों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी थे जो वास्तव में युवाओं के लिए वहाँ पहुँचे थे। फाइनली यह सब देखकर मैं दिल्ली से राजस्थान के लिए रवाना होने वाला था। 5 अप्रैल को करीब रात 8 बजे के आसपास की बात है। मुखर्जी नगर धरना प्रदर्शन स्थल पर जो कुछ लड़के वहां पर ठहरे हुए थे, मैं भी उनके पास ही था। वो युवा काफ़ी परेशान थे, क्योंकि यह सब उन्हें भी दिख रहा था कि आंदोलन को लेकर क्या चल रहा है। आंदोलन ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि एकेडमी संचालक आपस में ही 2 धड़ों में बंट गए हैं। और जब उन्हें यह पता चला उन युवाओं को कि मैं भी अब राजस्थान के लिए रवाना हो रहा हूं, तो उन्होंने कहा, सर आप मत जाइए, सर आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, आप हमारी मदद कर सकते हैं। क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था कि एकेडमी संचालक हैं वो जो 2 धड़ों में बंट गए थे, आधे एक तरफ हो गए थे और आधे दूसरी तरफ। फिर मैंने रवाना होने से पहले सोचा कि एक बार मैं ही इन युवाओं के लिए प्रयास करके देख लेता हूं और इन सभी एकेडमी संचालकों को एक साथ लाने का प्रयास करता हूं। और इसके लिए मैंने सबसे पहले इंदौर फिजिकल एकेडमी के संचालक जितेंद्र पैरवाल जी को फ़ोन किया। करीब रात 8:30 बजे के आसपास की बात है जब मैंने उन्हें फ़ोन किया। उनसे हमारी क्या बातचीत हुई है वो आप खुद सुन लीजिए। मैं कह रहा था कि मैं निकल रहा था, इधर मेट्रो पहुंचने वाला था तो सोचा कि एक बार आपसे भी मिल के जाऊं। हाँ गुरुदेव, मैं तो इधर आ गया था यहाँ पर, बहुत दूर आ गया हूँ। अरे यार देखो, मुलाकात का फिर टाइम नहीं मिलता है। अभी आप आए हुए तो मैं बस निकल रहा था। मैंने कहा यार
अभी इतनी दूर से आए हैं और मैं भी इतनी दूर से आया, तो क्यों नहीं मिल ही लेते हैं। तो सर कल मिल लेते ना सर अपन। मैं निकल रहा था थोड़ा सा, बस ये था। अरे आप बता दो मुझे, आपकी लोकेशन भेज दो, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो गुरुदेव में तो बहुत ही बार आ गया हूँ। ये स्टूडेंट है अपने गाय यहाँ पर, क्या बोलते उसको, गाय यहाँ पर ना क्या, कहाँ पे? 2 मिनट सर, मैं पूछ के बता रहा हूँ। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, ये नोएडा क्या है, ग्रेटर नोएडा क्या है। हेलो। हाँ, हाँ दी, तो गुरुदेव कल जाओ तो कल मिल लेंगे अपन। आप मुझे बता दो, भले ही मैं आ जाऊंगा, भले ही 2 घंटे लगे, कैसे भी आ जाता हूँ मैं। बस मिलना थोड़ा सा जरूरी था। चलो ठीक, तो मैं आपको लोकेशन देता हूँ फिर, है ना। हाँ, आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक ठीक। ठीक। जितेंद्र जी से बात होने के बाद मैंने इंदौर के ही फोर्स फिजिकल एकेडमी वाले कपिल यादव, वीरू फौजी, मिश्रा जी, अंकित जी, शिवाजी, जेडी सर, यानी यह एक दूसरा ग्रुप था एकेडमी संचालकों का, और मैंने इन सब से भी इसको लेकर बात की। उन्हें भी यही कहा कि देखो, आप सभी अपनी लड़ाई बाद में लड़ते रहना, यहाँ आप सभी इन युवाओं के हक के लिए पहुंचे हैं, तो फिर आप 2 ग्रुपों में क्यों बटे हो, क्यों ना सभी एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। जिस पर वीरू फौजी और कपिल यादव और दूसरे जो भी एकेडमी संचालक थे, उन्होंने कहा कि चलो अगर हम आपकी बात मान भी लें तो क्या वो दूसरे एकेडमी संचालक आपकी बात मानने को तैयार हैं। मैंने कहा उनसे बात करना मेरी जिम्मेदारी है, वो तैयार होंगे या नहीं होंगे ये बाद की बात है। फिलहाल आप सभी बताओ कि आप मेरी बात मानने को तैयार हैं क्या। जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप जैसा कहेंगे, युवाओं के हित के लिए हम वो सब बातें मानने को तैयार हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरी इंदौर फिजिकल एकेडमी वाले जितेंद्र जी से बात हुई है और उनसे मिलने को लेकर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जितेंद्र जी, वो लोकेशन भेजी नहीं आपने? तो बोल रहा था अपन कल मॉर्निंग मिलते ना। तो बताइए ना सर क्या बात है, मुझे तो मोबाइल बता। देखिए एक्चुअली, हाँ मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। मैं निकल रहा था अभी, तो मेरे पास में बहुत सारे लड़कों के कॉल और मैसेज इस तरह के आए हैं, और कमेंट भी आए हैं कुछ कि सर जैसे आपने लाइव चलाया, तो उसके बाद में इंदौर फिजिकल वाले सर ने भी एक लाइव चलाया है, और इनको देख के तो यही लग रहा है कि अब दोनों एकेडमी वाले हैं जो भी हैं वो बट चुके हैं एक दूसरे के, मतलब अलग अलग टीमें बन गई हैं कि आधे यहाँ रहेंगे आधे वहाँ रहेंगे। तो सर ऐसे तो कुछ निकलने से गुरुदेव हाँ। मेरी बात को ध्यान रखना। हाँ आप मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। हाँ बिल्कुल। आप क्या, मेरे को आप बताओ, देखो आप एक न्यूज वाले हैं और बहुत अच्छे भी इंसान हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी दूसरे के बेटा आ जाते थे, वो बात अलग है। हाँ। लेकिन आप मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। बताइए मैं कैसा हूँ। मुझे उन्होंने यही कहा बच्चों ने कि गुरुदेव आप मेरे से कि सर आप मीडिएटर का काम कर सकते हो, एक बार से प्रयास करके देख लो, दोनों जनों से, इधर से भी बात कर लो और उधर से भी बात कर लो, दोनों जने अगर एक हो सकते हैं तो सर अच्छा रहेगा। नहीं तो हमारी लड़ाई के चक्कर में वो आपस की लड़ाई लड़ने लग गए। अब तो मैं कहा चलो ठीक है यार, मैं है देखो जितेंद्र जी, मैं आपसे कॉल पे बात इसलिए नहीं करना चाह रहा था, मैं फेस टू फेस बात करने की सोच रहा था, क्योंकि जो भी चीजें हैं ना, जब तक हम सामने नहीं बैठेंगे तब तक वो गैप दूर नहीं होगा। मेरा सिर्फ इतना सा, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, देखो ये आप भी जानते हो कि मैं ये रिपोर्टिंग मैं नागौर से बैठे ही कर सकता हूँ, मैं यहाँ से लड़के बहुत सारे मुझे वीडियो दे सकते हैं, मेरे को आने की जरूरत ही नहीं थी। मैं अभी भी यहाँ से इसीलिए निकल रहा हूँ कि अब मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी ऐसी चीजें होने वाली है। लेकिन रियल में इन बच्चों के दर्द को देखने के बाद, इनकी समस्या को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जब यार आपने इतना कुछ किया है, आपने भी अपना समय खराब किया, इन्होंने भी किया, बच्चों ने भी किया, तो यार क्यों आपस में इस गैप को बढ़ा के लड़नी तो लड़कों की लड़ाई थी और अपनी लड़ाई क्यों बना रहे हैं इस चीज को। चलो आप कौन कौन आ रहे हैं, आप बताओगे मुझे जो आप चाहो। वैसे मैं आपको अकेला आना तो मैं अकेला आ जाता हूँ, आप कहोगे कि अगर कपिल जी को साथ में लाऊं या कोई और है उन्हें साथ में लेकर आऊं तो मैं आ जाता हूँ। चलो आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ, कपिल जी आ जाओ और आप भी आ जाओ। बताओ फिर वो लोकेशन मुझे। तो मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। जिस पर मुखर्जी नगर ठहरने वाले एकेडमी संचालकों के ग्रुप ने कहा कि हम वहाँ क्यों जाएं, वो इतने बड़े हैं क्या, वो सभी एकेडमी वाले इधर ही आ जाएंगे। जिस पर मैंने कहा कि आप तो फिर अपनी लड़ाई पर आ गए भाई। अरे भाइयों, आप सभी फिलहाल के लिए अपनी लड़ाई को बिल्कुल भूल जाओ। अगर आप वहाँ चले भी जाएंगे तो आप कौन से छोटे बन जाएंगे। जिस पर वो सभी फिर तैयार हो गए।
इसके बाद मैंने जितेंद्र पैरवाल जी को एक बार फिर कॉल किया और उनसे कहा कि आपने अभी लोकेशन नहीं भेजी, लोकेशन भेज दीजिए। जिस पर उन्होंने फिर एक बार मिलने को लेकर इसे थोड़ा टालना चाहा, यानी जो हमारी उनसे मुलाकात होनी थी उसको उन्होंने टालना चाहा और वो बोले कि सुबह मिल लेते हैं। मैंने कहा मेरा एक दिन और ख़राब होगा, आज ही मिल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बात तो बताइए क्या बात है। फिर मैंने उन्हें वो पूरी बात बताई। इसके बाद हम करीब रात 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में जितेंद्र पैरवाल जी के कमरे पर पहुंचे जहां वो ठहरे थे। यहां पहुंचने के बाद मैंने उनसे साफ साफ कहा कि हम चाहते हैं कि आप सभी एकेडमी संचालक एक साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाएं। आपकी आपसी लड़ाई को बाद में लड़ते रहना, यहाँ आप युवाओं के हित में सोचें। जिस पर पैरवाल ने कहा कि बताओ क्या करना है। तो मैंने कहा कि देखो, दो विकल्प हैं। पहला तो यह है कि मुखर्जी नगर में युवाओं के लिए ठहरने, खाने पीने व अन्य व्यवस्थाएं भी की हुई हैं, इसलिए आप सभी मिलकर अपनी लड़ाई को भूलकर वहीं से इस आंदोलन को चलाएं। और दूसरा विकल्प यह है कि अगर आप वहां जाना नहीं चाहते तो फिर आप ही कोई दूसरी जगह बताएं जहां पर युवाओं के ठहरने, खाने पीने व अन्य भी सुविधाएं की जा सके। जिस पर उन्होंने मुखर्जी नगर जाने से तो साफ ही मना कर दिया। यानी उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो मुखर्जी नगर चले गए तो वो छोटे हो जाएंगे, जबकि मैं यहाँ उन्हें पहले ही कह चुका था कि यहाँ पर आप अपनी लड़ाई को भूलकर युवाओं के लिए आ गया है, लेकिन वो नहीं माने। जिस पर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब आप ही बताएं कि किस जगह से आंदोलन को चलाया जाए, कहाँ पर युवाओं के लिए व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने कहा कि हम कल सुबह 8:30 बजे राजीव चौक एरिया में सभी एकेडमी संचालक मिलकर एक बैठक करते हैं और फिर सभी साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाएंगे और पूरी रणनीति तय करेंगे। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो एकेडमी संचालक आपके साथ हैं, जो आपके ग्रुप में हैं, और उनसे यह पूछना ज़रूरी है कि हम सभी एक साथ हों या ना हों, यानी उस ग्रुप में मिलें या ना मिलें, तो आप चाहे विराट जी हों, रामदेव जी हों या जो भी आपके ग्रुप में है, उन सभी एकेडमी संचालकों के साथ एक बार बात कर लो। नहीं तो आप उनके नंबर मुझे दे दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सभी आएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, और अगर कोई नहीं भी आया तो मैं आपको वहीं मिलूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम सभी अभी रात में ही हमारे डी न्यूज़ चैनल से लाइव आकर यह अनाउंसमेंट करते हैं कि कल से यानी 6 अप्रैल से सभी एकेडमी संचालक एक साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाएंगे, और जो भी आगे की प्लानिंग है उसके बारे में भी हम बताते हैं। मैं इसको लेकर लाइव शुरू करने वाला ही था, शेड्यूल भी हो गया था लाइव, लेकिन जितेंद्र जी ने इस चीज़ को लेकर मना कर दिया। बोले नहीं, हम कल एक बार पहले बैठक करते हैं। जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर मैंने कहा कि देखो, मैं लाइव को शेड्यूल कर चुका हूँ, अगर आप लाइव में नहीं आना चाहते तो मैं अकेला आकर ही यह बता देता हूँ कि कल से सभी एकेडमी संचालक एक साथ मिलकर आंदोलन करेंगे और कल एक मीटिंग भी होनी है। जिस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, और फिर मैं देर रात लाइव आकर मैंने युवाओं को यह बातें भी बताई। साथियों, आपको बता दें कि उनसे बातें करते करते रात को करीब 1:30 से 2 बज गए थे, क्योंकि मैंने और जो एकेडमी संचालक मेरे साथ गए थे उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। इसके बाद हम सभी वहाँ से रवाना हुए और रास्ते में एक सिंह साहब करके एक होटल था, वो वैसे बंद हो चुका था, लेकिन क्योंकि और वहाँ आसपास में कोई होटल ऐसा कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी तो हमने उनसे कहा, तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए हम खाना पैक करके दे सकते हैं। उन्होंने खाना पैक कर दिया। हमने फिर एक एटीएम के बाहर बैठकर, क्योंकि उसका थोड़ा उजाला बाहर आ रहा था, तो हमने वहाँ पर बैठकर सभी ने फिर खाना खाया और फिर हम इसके बाद मुखर्जी नगर पहुँच गए। इसके बाद सुबह 8 बजे मैंने फिर जितेंद्र पैरवाल जी को फ़ोन करके कहा कि कितने बजे तक पहुंच रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि 8:30 बजे तक हम आ जाएंगे। मैंने कहा और सभी को भी फ़ोन करके बोल देना जिनसे बात नहीं हो पाई हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कमांडो व और सभी को भी बोल दिया है, सभी आ जाएंगे। इसके बाद ये 10:30 बजे तक भी वहाँ नहीं पहुँचे, यानी जो लोकेशन इन्होंने हमें दी थी राजीव चौक की, वहाँ ये नहीं पहुँचे। फिर फ़ोन करके ये कहते हैं कि मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप वहाँ आ जाइए। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मुखर्जी नगर आ जाइए, क्योंकि हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी लगी है। जिस पर पैरवाल ने कहा कि ठीक है। और इसी बीच एक बार मेरी उनसे फिर बात होती है और फिर मैं उन्हें यह भी कहता हूं कि आप राजीव चौक नहीं जाएं, क्योंकि वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।
और इसके बाद हम उनका फिर इंतज़ार करते रहे। और जब वो सुबह 8:30 बजे का बोलकर समय देकर दोपहर 12 बजे तक भी नहीं पहुँचे तो मैंने फिर उन्हें एक बार कॉल किया और इस बार कॉल किसी और ने उठाया और बोला कि भैया सर को पुलिस पकड़ ले गई है। हेलो, हाँ जितेंद्र जी कहाँ रह गए? भैया सर जी का मेरा मोबाइल पास और सर जी को पकड़ के ले गए पुलिस वाले। इतना कहकर फ़ोन काट दिया जाता है। इसके बाद मैंने फिर कई बार कॉल किया लेकिन फिर फ़ोन नहीं उठाया जाता है। साथियों, इससे आगे की कहानी आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगी क्योंकि यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन यह सब कमेंट करने से पहले इन सवालों को ध्यान में आपको रखना होगा कि जब जितेंद्र जी पैरवाल यह कह रहे थे कि वो युवाओं के लिए आपसी लड़ाई को साइड में करते हैं और कल से सभी साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, तो फिर वो रात को उसी वक्त डी न्यूज़ पर हमारे साथ लाइव आने के लिए क्यों मना कर गए? उन्होंने क्यों कह दिया कि नहीं, कल हम मीटिंग करेंगे उसके बाद ही लाइव आएंगे? नंबर 2, जब सुबह 8:30 बजे का टाइम मिलने का फिक्स किया गया था मीटिंग का और सुबह बार बार कॉल करके उन्हें याद भी दिलाया गया, तो इसके बाद भी वो टाइम पर क्यों नहीं पहुँचे? नंबर 3, जब उन्हें कॉल करके लोकेशन भेजने की बात कही और मैंने उन्हें कहा कि आप मुखर्जी नगर आ जाइए, हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी लगी है, और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है हम आते हैं, तो फिर वो राजीव चौक कैसे पहुंच गए? और फिर गिरफ्तारी की बात सामने आई। देखिए साथियों, सवाल और भी बहुत हैं, ऑडियो वीडियो भी बहुत हैं जो इस खेल से पूरा पर्दा हटाएंगे। जल्दी आपके सामने होगा आंदोलन को ख़त्म करने वाला असली चेहरा बेनकाब। गिरफ्तारी की हकीकत व अन्य तमाम दावों का भी जल्द होगा खुलासा। लेकिन आप सभी इन तमाम बिंदुओं को, तमाम सवालों को, पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी नज़रों में क्या गलत, क्या सही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।